नमस्कार। आज हम ट्रांसप्रेशन के अंतर्गत ट्रांसप्रेशन की रेट को कैसे नापा जाता है, विभिन्न मेथड्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने ट्रांसप्रेशन के बारे में बात किया। इट इज़ अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूर्य के प्रकाश में पौधे पौधे जल की जल वाष्प के रूप में हानि करते हैं, और इसको नापने के लिए विभिन्न मेथड्स दिए गए, जिसमें सबसे पहला जो है वो है ग्रेविमेट्रिक मेथड और मेथड ऑफ मेजरिंग वेट। दूसरा है इसके अंदर पोटोमीटर मेथड। तीसरा है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर मेथड। चौथा है वेइंग ऑफ वाटर वेपर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। पहले मेथड के बारे में हम बात करेंगे, ग्रेविमेट्रिक मेथड और मेथड ऑफ मेजरिंग वेट। दिस मेथड suppose that under well water condition the loss of weight of potted plant over a few hours is due to transpiration alone, because changes as a result of respiration and photosynthesis are negligible। ये मेथड ये मानता है कि जो वेट के अंदर ये पूरा सेटअप है, इसके वेट में जो अगर लॉस हो रहा है, तो वो जो लॉस है वो ट्रांसपिरेशन के कारण, अकेले ट्रांसपिरेशन के कारण हो रहा है, क्योंकि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के से गेन और रेस्पिरेशन से लॉस जो है वो नेग्लिजिबल है, नगण्य है। इस मेथड के अंदर हम देखते हैं कि एक हम इसमें बोतल ले ली जाती है चौड़े मुंह की, और उसके ऊपर कॉर्क लगा होता है, और उसमें एक छेद होता है, और उस छेद में एक रूटेड प्लांट जिसमें रूट उपस्थित है वो इसमें फिक्स कर दी जाती है। उस बोतल के साइड में एक कैलिब्रेटेड ट्यूब होती है ग्लास की, और इस कैलिब्रेटेड ट्यूब के अंदर हम बोतल के अंदर और कैलिब्रेटेड ट्यूब के अंदर पानी भर देते हैं, और इस जो कैलिब्रेटेड ट्यूब है इसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स ऑयल की डाल दी जाती हैं, और इस पूरे सेटअप को वे कर लिया जाता है, या तो वेइंग मशीन के ऊपर रख दिया जाता है, और इस पूरे सेटअप को सूरज की किरणों में या लाइट लाइट में हम इसको 12 घंटे के लिए लगभग रख देते हैं। और जब 12 घंटे बाद हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इस सेटअप का वेट कम हो गया है, और जो साइड की कैलिब्रेटेड ट्यूब है उसमें भी जो वाटर लेवल है वो नीचे की तरफ आ गया है। ये ऐसा माना जाता है कि जो कैलिब्रेटेड ट्यूब में जो वाटर नीचे आ रहा है, दैट इज द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट, एंड द लॉस इन वाटर इज कंसिडर्ड एज द वाटर ट्रांसपायर्ड फ्रॉम द प्लांट। ऐसा माना जाता है कि जो अगर वेट में कमी देखी गई है, तो वो जितना वाटर पौधे ने अपने पत्तियों से, पर्ण से ट्रांसपायर कर लिया, वाष्पोषित कर लिया, ट्रांसपायर कर लिया, वो वाटर की कमी है। और नेक्स्ट मेथड है पोटोमीटर मेथड। पोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ट्रांसपिरेशन रेट को मेजर करता है, नापता है, और ये कई प्रकार के हैं। इसमें कई हैं, जैसे एग्जांपल है सिंपल पोटोमीटर, फार्मर पोटोमीटर, गैनोंग्स पोटोमीटर, बोस पोटोमीटर। और ये सभी पोटोमीटर्स में जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो एक ही है। इसमें वाटर की ट्विग को लिया जाता है, और वो उसको कॉर्क में ऊपर लगा दिया जाता है, और नीचे कैलिब्रेटेड ट्यूब होती है जिसके अंदर एक एयर बबल को हम इंसर्ट कर देते हैं। और ये जो एयर बबल है, इसके जैसे जैसे ट्रांसमिशन होता है, ये एयर बबल ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, और इससे हम रेट ऑफ ट्रांसमिशन पर यूनिट टाइम, यानी कितने समय में, निश्चित समय में जो है कितना वाटर लॉस हो चुका है, वो हम इस मेथड से निकाल लेते हैं। इसमें जैसे कि गैनोंग्स पोटोमीटर से मैं आपको समझाता हूं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि इसमें एक ट्यूब लगी हुई है साइड में, जिसके ऊपर जिसमें हम पानी भर देते हैं, और वो ट्यूब लास्ट में अंत में जाते जाते पतली हो जाती है, और उसको हम एक बीकर में रख देते हैं जिसमें जल भरा हुआ है। एक इसके संग एक ट्यूब और लगी हुई है जो कि वाटर रिजर्वायर के रूप में कार्य करती है। इसमें हम जल भर देते हैं, और जो ये मुड़ी हुई ट्यूब है, इसके अंत में हम एक एयर बबल को इंसर्ट कर देते हैं, और इसको हम ऐसे सेट कर देते हैं कि ये इनिशियल पॉइंट पे आ जाए। अब हम इसमें लीफ में हम इस सेटअप में हम एक
टहनी लगा देते हैं और ब्रांच लगा देते हैं प्लांट की, जिसमें लीव्स उपस्थित हैं, और इसको हम सनलाइट में रख देते हैं। अब कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि जो वाटर बबल है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, और ये जो मूवमेंट है इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ वाटर लॉस बाय द लीव्स ऑफ द ट्विग। ट्विग के द्वारा, जो लीव्स के द्वारा जो जल की हानि हो रही है वो इसके द्वारा दर्शाई जाती है। ऐसे ही हम इसको विभिन्न एनवायरमेंटल कंडीशंस में इसको हम देख सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को हम कर सकते हैं। जैसे कि विभिन्न जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो हो सकती हैं कि व्हेन प्लांट इज कैप्ड इन डार्कनेस, अगर पौधे को हम अंधेरे में रख दें। दूसरा, व्हेन द प्लांट इन एटमॉस्फेयर विद हायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ऐसे वातावरण में रख दें जहाँ पे सापेक्षिक आर्द्रता अधिक है। द प्लांट इज कैप्ड अंडर हाई टेम्परेचर, अधिक तापक्रम वाली स्थिति में भी हम इसको रख दें। तीसरा है और चौथा है अंडर फैन, यानी जहां पर विंड करंट अधिक है, पंखे के नीचे अगर हम इसको रखते हैं तो हवा तेजी से बह रही है। नाउ नेक्स्ट जो है वो डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सॉइल वाटर, जब पानी की कमी उस जमीन में हो। तो इन सब कंडीशन के अंदर अगर हम पहली कंडीशन में बात करते हैं कि जब पौधे को हम डार्कनेस में इस पूरे सेटअप को हम डार्कनेस में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, तो जो एयर बबल है वो आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जैसा कि आप पढ़ चुके हैं ट्रांसपिरेशन के अंदर कि जो स्टोमेटा है वो दिन के समय पे खुलते हैं और रात्रि में बंद हो जाते हैं। क्योंकि रात्रि के समय पे जब वातावरण में CO2 है, रेस्पिरेशन के द्वारा CO2 इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, और जो साइटोप्लाज्म है वो और जो मीडियम है वो एसिडिक हो जाता है, pH लोअर हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, 5 के आसपास पहुंच जाता है। और इस कंडीशन के अंदर जो ऑस्मोटिकली एक्टिव शुगर है वो गार्ड सेल के अंदर जो उपस्थित है वो स्टार्च में परिवर्तित होने शुरू हो जाती है एंजाइम फॉस्फोराइलेज की मदद से। आपने पढ़ा है डिफरेंट थ्योरीज के अंदर कि शुगर इज बीइंग कन्वर्टेड एट लो pH, दैट इज pH 5, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, स्टार्च में बदल जाता है। और जैसे ही ये स्टार्च में बदलेगा तो गार्ड सेल का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा, और जब गार्ड सेल का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम होगा तो एक्सोस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी, यानी गार्ड सेल से वाटर जो है वो नेबरिंग एपिडर्मल सेल्स में जाना शुरू हो जाएंगे और गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगे और स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। दूसरी जो कंडीशन है इसमें, इफ प्लांट इज आर कैप्ड इन एटमॉस्फेयर विद हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर ऐसी स्थिति में रख दिया जाए जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्षिक आर्द्रता अधिक है पौधे के अंदर के तुलना में, तो क्या होगा? इस समय पे जैसा कि आपको इसमें आप पढ़ चुके हैं ट्रांसपिरेशन में, ये जो है ये वाटर वेपर ग्रेडियंट के थ्रू ही वाटर वेपर अंदर से, लीफ के अंदर से म्यूजोफिल सेल से बाहर की तरफ जाते हैं। और अगर जैसा कि आपको पूरी प्रोसेस एक बार वापस ध्यान में दीजिए कि लीफ म्यूजोफिल के चित्र को ध्यान में रख के सोचिए कि जो लीफ म्यूजोफिल सेल्स हैं, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा और पेलिसेड टिश्यूज, ये पूरी तरह से जल से संतृप्त हैं और इसमें से वाटर एवोपरेट होकर के इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर पर्ण मध्योतक की अंतरकोश की अवकाश में इकट्ठा हो जाता है। और वहां से ये, क्योंकि बाहर के एटमॉस्फेयर में जलवाष्प की कमी है, न्यूनता है, एक ग्रेडियंट बना हुआ है और अंदर ज़्यादा है, तो अंदर से जहाँ पर वाटर वेपर प्रेशर ज़्यादा है बाहर की तरफ डिफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। तो अगर बाहर संतृप्त हवा है, एयर है, वायु है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कम हो जाएगा और जो वाटर वेपर है वो अंदर से बाहर कम जाने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे अगर ये ज़्यादा संतृप्त हो गई, ह्यूमिडिटी बढ़ गई, तो ये ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा। तो नेक्स्ट जो इसमें है वो है अंडर हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो ये नेचुरली ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा और जो बबल है वो तेज़ी से आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ये 3 कारणों से हो सकता है। पहला है स्टोमेटल मूवमेंट,
और दूसरा है चेंज इन द वेपर प्रेशर ग्रेडियंट, एंड तीसरा है इंक्रीज्ड इवोपरेशन। यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो जो स्टोमेटा हैं वो खुल जाएंगे, स्टोमेटल मूवमेंट बढ़ जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको फैक्टर्स में बताया था कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ स्टोमेटा की खुलने की गति बढ़ जाती है। और दूसरा ये है, सेकंड पॉइंट इसमें जो है, चेंज इन द वेपर प्रेशर ग्रेडियंट। जो वेपर प्रेशर ग्रेडियंट है उसमें अंतर आ जाएगा जैसे ही तापक्रम बढ़ेगा। तो बाहर का जो पर्ण के बाहर वाटर वेपर प्रेशर इकट्ठा हो रहा है वो इवोपरेट हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, और एक ग्रेडियंट पुनः बन जाएगा। और इसी तरह से अंदर जो सेल्स हैं जो कि फुली टर्जिड हैं, तापक्रम बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से, उनमें से ज़्यादा इवोपरेशन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जल जाकर के इंटरसेलुलर स्पेस में इकट्ठा होगा। और इकट्ठा होने के साथ साथ ही यहाँ पर वाटर वेपर प्रेशर इनसाइड द लीफ बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू द आउटर एनवायरनमेंट, और इस तरह से ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाएगी। और जैसा कि तीसरा पॉइंट है इंक्रीज इन इवोपरेशन, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवोपरेशन की रेट, वाष्पीकरण की रेट बढ़ जाएगी, और वाष्पीकरण की रेट बढ़ने से वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा लीफ के बाहर की सतह पे, जिसको वाटर वेपर डेफिशिएट कहते हैं और जल वाष्प न्यूनता भी कहते हैं। तो इससे अंदर से, क्योंकि अंदर जल वाष्प अधिक है लीफ के अंदर एज कंपेयर टू द आउटर एनवायरनमेंट, तो अंदर से जल बाहर जाना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जिसमें जो पॉइंट था वो बताया था कि इफ प्लांट्स आर कैप्ट अंडर फैन, अगर पौधे पंखे के नीचे रखे जाएं तो क्या होगा। अब जैसा कि मैंने आपको इसमें फैक्टर्स में बताया था कि अगर हवा तेज होगी, तो अगर हवा चलेगी तो लीफ के ऊपर जो वाटर वेपर इकट्ठे हुए हैं वो वहां से हट जाएंगे, और जैसे ही वो हट जाएंगे एक जल वाष्प न्यूनता बन जाएगी, एक ग्रेडियंट बन जाएगा अंदर के वाटर वेपर प्रेशर में और बाहर के वाटर वेपर प्रेशर के अंदर। और जैसे ही ये मूवमेंट होता जाएगा और ये जो आपका ट्रांसपिरेशन की रेट है ये बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सॉइल वाटर। अगर सॉइल वाटर का जो अमाउंट है वो अगर कम हो जाए, तो आपको मालूम है कि ये एक लीनियर रिलेशनशिप पाई जाती है, अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपिरेटेड इन बाय प्लांट्स एंड द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। अगर जल में अवेलेबल भूमि में अवेलेबल वाटर कम है एज कंपेयर टू द ट्रांसपिरेशन रेट, तो ट्रांसपिरेशन धीरे धीरे रुक जाएगा, क्योंकि उनको अमाउंट वाटर का अमाउंट मिलेगा नहीं ट्रांसपिरेशन के लिए, और ट्रांसपिरेशन धीरे धीरे बंद हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें है वो है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर मेथड। हम इस मेथड के अंदर ये मेथड सूटेबल है सिर्फ कंपेयर करने के लिए, दो सतह से जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है इसको कंपेयर करने के लिए सूटेबल है, परंतु इससे हम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन की जो रेट है, दर है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। इसके अंदर हम एक पोटेड प्लांट लेते हैं और उसको वाटर कर देते हैं, और इसके बाद हम एक कोबाल्ट क्लोराइड का 3% का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें फिल्टर पेपर को भिगो देते हैं, और भीगने के बाद ये इसका कलर पिंक हो जाता है, और उसको हम फिर ड्राई कर देते हैं ओवन के अंदर, और जब ये वापस अपना ब्लू कलर ले लेता है इसको हम फिर डेसिकेटर में रख देते हैं। अब इन दोनों स्टेप्स को हम लीफ के दोनों सतह पे, यानी ऊपरी सतह एडेक्सियल सरफेस अभ्यक्ष सतह और निचली सतह यानी एबैक्सियल सरफेस और अपाक्ष सरफेस, दोनों पे लगा देते हैं, और इनके दोनों के ऊपर एक स्लाइड लगा करके इसको हम पिन से इसको फिक्स कर देते हैं, और इसको हम ट्रांसपायर होने के लिए सनलाइट में रख देते हैं। हम देखते हैं कि कुछ समय पश्चात इसमें जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ कन्वर्टिंग ब्लू कलर इनटू पिंक कलर, ब्लू कलर से पिंक कलर में जो परिवर्तन होने की जो इंटेंसिटी है वो निचली सतह पे यानी एबैक्सियल सरफेस पे ज्यादा है, अपाक्ष सरफेस पे ज्यादा है, अभ्यक्ष सतह की तुलना में यानी ऊपरी सतह की तुलना में निचली सतह पर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर जो मेसोफिल प्लांट्स हैं, हायर
लैंड प्लांट्स हैं उनमें स्टोमेटा ऊपरी सतह की तुलना में निचली सतह पर ज्यादा पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वेइंग ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। इस मेथड के अंदर हम एक पोटेड प्लांट लेते हैं और उसकी ऊपरी और निचली सतह पर, उसकी पर्ण की ऊपरी और निचली सतह पर हम 2 बेल जार्स लगा देते हैं और उनके ऊपर कॉर्क लगा करके यू ट्यूब लगा देते हैं जिसमें मर्क्यूरी भर देते हैं। और इन जो बेल जार्स हैं इनके अंदर 2 हम छोटी वायर्स, छोटी ट्यूब्स रख देते हैं जिनमें कैलकुलेट करके हम कैल्शियम क्लोराइड भर देते हैं। पहले कैल्शियम क्लोराइड भर देते हैं, फिर हम इसको वायल को हम वे कर लेते हैं और इनको दोनों को इसमें बेल जार्स में ऊपरी सतह वाले में और निचली सतह वाले में लगा देते हैं और कुछ समय हम इसको सनलाइट में रखते हैं। हम कुछ समय पश्चात इसको हटा करके और इन कैल्शियम क्लोराइड को वापस हम जो वायल्स हैं उनको हम वापस वे करते हैं। तो जल के एब्जॉर्बेशन से जो कैल्शियम क्लोराइड है वो जल को अवशोषित कर लेता है और उससे जो वेट में वृद्धि होती है वो ये दर्शाती है कि कौन सी सतह पे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो इसमें हम यही पाते हैं जनरली कि निचली वाली सतह पे यानी एबैक्सियल सरफेस पे, अपाक सतह पे जो ट्रांसपिरेशन की रेट है वो अधिक है, इसलिए वहां पर कैल्शियम क्लोराइड का वेट ज़्यादा पाया जाता है। तो बच्चों इस तरह से हम डिफरेंट मेथड्स हैं ये कि कैसे हम ट्रांसपिरेशन रेट को माप सकते हैं। धन्यवाद।